हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे मीजो आइसोमर की। मीजो आइसोमर की अगर बात की जाए तो किन कंपाउंड्स के लिए मीजो आइसोमर पॉसिबल है, तो वो तो हमने पहले डिस्कस किया है। द कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन कायरल कार्बन एंड दोज विच आर सिमेट्रिकल इन रेस्पेक्ट ऑफ आईयूपैक नंबरिंग। और फिर उसके बाद में हमने ये भी डिस्कस किया विच कंपाउंड इज कॉल्ड मीजो आइसोमर। देखो, मीजो आइसोमर की अगर बात की जाए द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, या आप ऐसा बोल सकते हैं द ऑप्टिकल आइसोमर विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव हैविंग मोर देन वन कायरल कार्बन विद सिमेट्री एलिमेंट विल बी कॉल्ड मीजो आइसोमर। द ऑप्टिकल आइसोमर हैविंग मोर देन वन कायरल कार्बन विद सिमेट्री एलिमेंट विल बी कॉल्ड मीजो आइसोमर। क्योंकि आप सोचिए, मीजो आइसोमर बनने के लिए मोर देन वन कायरल कार्बन होना जरूरी है, और क्योंकि मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है तो इनएक्टिव होने के लिए उसमें सिमेट्री एलिमेंट भी होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर जिसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट हो और सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हो, हम उसे मीजो आइसोमर कहेंगे। ध्यान देना। जैसे इस कंपाउंड के लिए मीजो आइसोमर पॉसिबल है, मोर देन वन कायरल कार्बन प्रेजेंट है और कंपाउंड आईयूपैक नंबरिंग के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, तो दिस कंपाउंड विल हैव मीजो आइसोमर। क्वेश्चन है फिर वो मीजो आइसोमर होगा कैसा, तो अब आप ध्यान देना। ये अगर आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर गिवन है ब्यूटेन 2,3 डाइऑल का, तो आप देखो इस ऑप्टिकल आइसोमर की अगर हम बात करें तो दिस ऑप्टिकल इस आइसोमर इज हैविंग मोर देन वन कायरल कार्बन। इसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट है, और साथ में आप ध्यान देना सिमेट्री एलिमेंट इज प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। आप देखो इस प्लेन के अलोंग हम इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर सकते हैं, क्योंकि यहां से अगर आप मॉलिक्यूल को कट करते हैं तो दिस अपर पार्ट विल बी मिरर इमेज ऑफ लोअर पार्ट, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो यही हमने कहा द ऑप्टिकल आइसोमर हैविंग मोर देन वन कायरल कार्बन विद सिमेट्री एलिमेंट इज कॉल्ड मीजो आइसोमर। तो ये कंपाउंड हमारे पास हो जाएगा मीजो आइसोमर। और क्या हम बात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा ए कायरल मॉलिक्यूल। दिस मॉलिक्यूल इज दिस मॉलिक्यूल इज ए कायरल मॉलिक्यूल। आप ध्यान देना, मीजो आइसोमर के लिए कह सकते हैं, देखो मीजो आइसोमर के लिए कुछ पॉइंट्स में डिस्कस कर रहा हूं। पहला पॉइंट तो इसकी डेफिनेशन, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, द ऑप्टिकल आइसोमर हैविंग मोर देन वन कायरल कार्बन विद सिमेट्री एलिमेंट विल बी कॉल्ड मीजो आइसोमर। सेकंड, आप ये कह सकते हैं, देखो मीजो आइसोमर इज ऑलवेज ए कायरल मॉलिक्यूल। ये समझ में आ रहा है, मीजो आइसोमर इज ऑलवेज ए कायरल मॉलिक्यूल, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि मीजो आइसोमर वो होगा जिसमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होगा, तो जिन मॉलिक्यूल्स में सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होगी वो ए कायरल मॉलिक्यूल होगा, तो आप कह सकते हैं इट इज ऑलवेज ए कायरल मॉलिक्यूल। इसके बाद में आप ध्यान देना, अगर हम बात करें मीजो आइसोमर के मिरर इमेज की, सुनेगा इस बात को, अगर इस मीजो आइसोमर के मिरर इमेज की बात की जाए तो ध्यान देना, इसका मिरर इमेज मॉलिक्यूल हमारे पास ये होगा। और अब आप समझ रहे हैं इस बात को बहुत अच्छे से, अगर आपके पास एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, या आप कह सकते हैं
अगर हमारे पास एक कायरल मॉलिक्यूल ए कायरल मॉलिक्यूल है और ए कायरल मॉलिक्यूल का अगर आप मिरर इमेज बनाते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि आप देखो अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां भी प्रेजेंट है। और ध्यान देना, ये हम बात कर सकते हैं कि ये अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इसका जो मिरर इमेज मॉलिक्यूल होगा वो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। इस बात को समझना, अगर मान लो अगर आपको ये कहा जाए कि ये दो मॉलिक्यूल्स हैं और इन दो मॉलिक्यूल्स में आपको रिलेशन फाइंड करना है, तो ध्यान देना ऑप्टिकली इनएक्टिव मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स विल बी कॉल्ड होमोमर्स ऑफ ईच अदर। या आप कह सकते हैं कि ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। आप ध्यान देना, इन दोनों में अगर बात की जाए तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे होमोमर्स। देखो ये स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, मिरर इमेज मॉलिक्यूल ऑफ अ मीसो आइसोमर रिप्रेजेंट्स आइडेंटिकल मॉलिक्यूल और इट विल रिप्रेजेंट होमोमर। और इसको हम प्रूव कर सकते हैं। देखो किस तरह से, आप ध्यान देना, देखो ये कंपाउंड हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। ध्यान देना, इसको हमने ए कायरल मॉलिक्यूल का। अब आप याद करो, हमने डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए। और मॉलिक्यूल कायरल कब होगा? जब वो मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो। हालांकि मैंने आपसे कहा था कि हम मिरर इमेज पर सुपर इम्पॉसिबिलिटी चेक नहीं करेंगे क्योंकि वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, और इसीलिए फिर हमने उसका एक ऑल्टरनेटिव डिस्कस किया था, सिमेट्री एलिमेंट्स। हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मॉलिक्यूल में COS एंड POS एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल कायरल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आप ध्यान देना, ये मॉलिक्यूल ए कायरल है। इस मॉलिक्यूल के ए कायरल होने की कंडीशन को मैं आपको दो तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक तो आप कह सकते हैं इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है इसलिए ए कायरल मॉलिक्यूल है, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजिबल होगा। आप ध्यान देना, ये मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजिबल होगा। अगर आप चाहें तो इसकी सुपर इम्पोजिबिलिटीज पर चेक कर सकते हैं। इट इज सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज एंड दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेजेस विल बी कॉल्ड ए कायरल मॉलिक्यूल एंड सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। आप ध्यान दें, हालांकि देखो सुपर इम्पोजिबिलिटी की जहां तक बात है, सुपर इम्पोजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट हमें क्वेश्चन में नहीं होती है, लेकिन सुपर इम्पोजिबिलिटी का मैं कंसेप्ट जरूर डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में सुपर इम्पोजिबिलिटी को लेकर के मिसकंसेप्ट होता है और उस मिसकंसेप्ट की वजह से स्टूडेंट्स कई बार गलतियां करते हैं। आप ध्यान देना, देखो अगर बात सुपर इम्पोजिबिलिटी की है तो इसको आप इस तरह से समझना कि मान लेते हैं, ध्यान देना, मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल हमारे पास है और अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल पर सुपर इम्पोज होने की बात कर रहा हूं तो सुपर इम्पोजिबिलिटी आप कैसे चेक करेंगे कि अगर हम इस मॉलिक्यूल को इस मिरर इमेज मॉलिक्यूल पर रखें और ये मॉलिक्यूल अगर इस मिरर इमेज मॉलिक्यूल पर कंप्लीटली फिट हो जाए तो इट विल बी सुपर इम्पोजिबल। आप इसको ऐसे समझिए, देखो मैं आपको पहले जनरल ऑब्जेक्ट पर ही अप्लाई करके बताता हूं, सुनिए इस बात को। जैसे ये हमारे पास इस हैंड की अगर मैं बात करूं तो इसकी मिरर इमेज हमारे पास ये है। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं इस मिरर इमेज की अगर मैं सुपर इम्पोजिबिलिटी चेक करता हूं तो पहले तो आप एक बात समझ लेना, सुपर इम्पोजिबिलिटी जब भी आप चेक करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो आपको करना क्या है, उस मॉलिक्यूल को या उस ऑब्जेक्ट को उसकी मिरर इमेज पर इस तरह से रखना है कि वो उसमें कंप्लीटली फिट हो जाए। अब क्वेश्चन है कि रखना कैसे है, क्या इस ऑब्जेक्ट को उठा करके ऐसे ही रखना है या हम अपनी चॉइस से इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, इसे टर्न भी कर सकते हैं, इसे रोटेट भी कर सकते हैं। तो ध्यान देना, जब आप मॉलिक्यूल में सुपर इम्पोजिबिलिटी चेक कर रहे हैं या जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट में सुपर इम्पोजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो आप जब उसको उसकी मिरर इमेज पर रखेंगे तो मिरर इमेज पर रखते टाइम आपके सामने ऐसी कोई लिमिटेशन, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन या ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसे टर्न नहीं कर सकते, आप इसे रोटेट नहीं कर सकते। आप फ्री हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। केवल हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि इसे आप डायरेक्ट रखो, चाहे टर्न करके रखो, चाहे रोटेट करके रखो, ये ऑब्जेक्ट अपनी मिरर इमेज पर फिट हो जाना चाहिए, सुपर इम्पोज हो जाना चाहिए। तो फिर एक पॉइंट ये आता है कि अगर ऐसी बात है कि मैं यहां पर फ्री हूं कि मैं इसको रोटेट कर सकता हूं, इसको टर्न कर सकता हूं, जैसी मेरी इच्छा है, जैसा मैं चाहूं वैसा कर सकता हूं, तो फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको टर्न करके इस पर ऐसे रख दूं तो ये तो सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो ध्यान देना, आंसर है ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। ध्यान देना, अगर आपने इसको टर्न करके इस पर रखा तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप टर्न नहीं कर सकते, क्योंकि अभी अभी मैंने आपसे कहा यू आर फ्री, यू कैन टर्न इट, यू कैन रोटेट इट, व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू इट। लेकिन अगर आप टर्न करने के बाद में इसको इस पर रख करके ऐसा सोच रहे हैं कि ये इस पर सुपर इम्पोज हुआ है तो आंसर है ये इस पर सुपर इम्पोज
नहीं हुआ है। आप ध्यान देना, एक्चुअली जिसे हम सुपर इम्पोजिबिलिटी सोच रहे हैं वो एक्चुअली ओवरलैपिंग है। अगर आपने इसको इस पर रखा तो ये सुपर इम्पोज नहीं हुआ है, ये ओवरलैप हुआ है। ओवरलैपिंग और सुपर इम्पोजिबिलिटी में डिफरेंस है। यही डिफरेंस मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर सुपर इम्पोजिबिलिटी का कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं। अदरवाइज क्वेश्चन करते टाइम हमें सुपर इम्पोजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमारा काम तो वैसे ही हो जाएगा COS एंड POS से। हम मान लेंगे कि अगर COS POS एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल कायरल होगा, और अगर सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हुआ तो मॉलिक्यूल अकायरल हो जाएगा। लेकिन फिर भी ओवरलैपिंग और सुपर इम्पोजिबिलिटी में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैं कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं। तो अगर आपने इसको टर्न करके इस पर रखा है तो ये सुपर इम्पोज नहीं हुआ है, ओवरलैप हुआ है। एक्चुअली ओवरलैप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अपनी मिरर इमेज वाले ऑब्जेक्ट को कवर कर पा रहा है, लेकिन उसमें फिट तो नहीं हो पा रहा है। देखो, फिट होने की अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, अगर बात फिट होने की जाए तो फिट होने की रिक्वायरमेंट क्या है कि जब आप इस ऑब्जेक्ट को अपने मिरर में, इसके मिरर इमेज ऑब्जेक्ट पर रखेंगे तो रखने के बाद में ये ऑब्जेक्ट जैसा ओरिजिनली दिखता है वैसा दिखना चाहिए। ध्यान देना, ये जैसा ओरिजिनली दिखता है वैसा दिखना चाहिए। अगर आपने इसको रखा तो अब इसमें तो दोनों साइड डार्क पोर्शन आ गया ना, तो हैंड दोनों साइड में डार्क पोर्शन तो नहीं होगा, इसका व्हाइट पोर्शन डार्क पोर्शन, ये इसकी ओरिजिनलिटी है। तो इसको इस पर रखने के बाद में इसकी ओरिजिनलिटी तो एक तरह से आप कह सकते हैं डिस्ट्रॉय हो चुकी है। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब पॉइंट है कि फिर यहां पर सुपर इम्पॉसिबिलिटी की एक्चुअल में बात कैसे होगी, कैसे हम फिट होने की बात कर रहे हैं। एक बात सोचिए, अगर आप एक ग्लास को ग्लास के सामने रखें, ध्यान देना, ग्लास को अगर आप ग्लास के सामने रखेंगे तो दैट इज सिंपली ओवरलैपिंग। लेकिन अगर आप ग्लास को अगर आप ग्लास के अंदर डाल देंगे और वो ग्लास अगर उसमें कंप्लीटली फिट हो जाए तो दैट विल बी एक्चुअली सुपर इम्पॉसिबिलिटी। आप सोचिए, कई बार वो डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं, वो डिस्पोजेबल ग्लास जब एक ग्लास में दूसरा ग्लास इस तरह से कई बार फिटेड होता है कि हमें वो एक ही ग्लास लगता है, वो एक्चुअल में सुपर इम्पॉसिबिलिटी है। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही ग्लास होता है और हम उसे अलग कर रहे होते हैं। तो आप ध्यान देना, ग्लास में अगर ग्लास कंप्लीटली फिट हो रखा है तो वो एक्चुअली सुपर इम्पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब अगर हम सुपर इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, अगर हम सुपर इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो फिर सुपर इम्पॉसिबिलिटी के लिए हम चाहेंगे कि मॉलिक्यूल को या ऑब्जेक्ट को जब आप उसके मिरर इमेज पर रखें तो वो उसमें कंप्लीटली फिट हो जाना चाहिए। आप सुनिए इस बात को, जैसे अगर मैं इस पर सुपर इम्पोज होने की बात कर रहा हूं तो ध्यान देना, सुपर इम्पोजिबिलिटी में हम क्या चाहेंगे, अब मैं इसको मॉलिक्यूल पर आपको अप्लाई करके बता रहा हूं। मॉलिक्यूल्स में सुपर इम्पोजिबिलिटी के लिए हम चाहेंगे कि जब आप मॉलिक्यूल को उसके मिरर इमेज पर रखेंगे तो सेम यूनिट पर आना चाहिए। मतलब OH ग्रुप OH पर आना चाहिए, H पर आना चाहिए, CH3 पर आना चाहिए, कार्बन पर आना चाहिए। और साथ में आप ध्यान देना, यूनिट तो सेम होना ही चाहिए, साथ में बॉन्ड का टाइप भी सेम होना चाहिए। वेज पर ही आना चाहिए, डैश पर ही आना चाहिए, और कंटिन्यूअस लाइन पर आनी चाहिए। आप इसको ऐसे समझें, मान लो हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, यहां पर अगर आपने मिरर इमेजिन किया है तो इसकी इमेज आपके पास ये हो जाएगी। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं इस पर सुपर इम्पोजिबिलिटी देखता हूं तो पहली बात तो ये कि अगर मैं इसे टर्न करना हूं तो मैं टर्न करने के लिए मना तो नहीं करूंगा, लेकिन आप सोचिए जब आप टर्न करके इसको इसके सामने लाएंगे और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सुपर इम्पोज हो चुका है तो नो, ये तो ओवरलैप हुआ है। इस मॉलिक्यूल ने अपने मिरर इमेज वाले मॉलिक्यूल को कवर किया है लेकिन उसमें फिट नहीं हुआ है, क्योंकि आप सोचिए जब आप इसे टर्न कर रहे हैं, ध्यान देना, दीज यूनिट्स आर सपोज पॉइंटिंग आउटसाइड द प्लेन। ये मान लेते हैं कि वेज पर है, तो जब आप यहां मिरर प्लेस कर रहे हैं तो इन यूनिट्स की इमेज जो बनेगी इस मिरर में वो ऐसी वेज बनेगी। तो ये अगर आउटसाइड पॉइंट कर रहे हैं तो मिरर में यहाँ पर ये आउटसाइड पॉइंट करेंगे। अब आप देखो, अगर मैंने इसको टर्न किया तो टर्न करने से क्या हो रहा है, जो यूनिट्स आउटसाइड पॉइंट कर रही है टर्न करने के बाद वो क्या होगा, इनसाइड पॉइंट करेगी। मतलब जो यूनिट्स वेज पर थी वो टर्न करने के बाद में कहां आ चुकी है, डैश पर। और अगर ये डैश पर आ चुकी है तो डैश कभी भी वेज को ओवरलैप तो कर सकता है लेकिन डैश कभी भी वेज में फिट नहीं हो सकता। अगर आप इसको फिट करने की सोचोगे तो ये अंदर चली जाएंगी यूनिट्स। अगर फिट होने की बात है तो फिट तो क्या होगा, देखो फिट तो ये तब हो सकता है जब आप इन वेज को वेज पर ही डायरेक्टली फिट करें ऐसे। लेकिन प्रॉब्लम अभी आ रही है कि यहां पर तो ये फिंगर मैच हो गई थंब, लेकिन ये यहां पर मैच नहीं हो पा रही है। मतलब ये हुआ देखो कि अगर एक यूनिट वेज पर है, आउटसाइड द प्लेन है, ध्यान देना, एक यूनिट अगर वेज पर है, आउटसाइड द प्लेन है, और यहां अगर मैंने मिरर इमेजिन किया है तो मिरर में ये यूनिट भी मुझे आउटसाइड द प्लेन मिलेगी। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे इस पर लेकर आ रहा हूं तो ध्यान देना, अगर यूनिट वेज पर है और अगर ये भी वेज पर है और मैं इसको इस पर इस तरह से लेकर आ रहा हूं तो वेज में फिट हो जाएगा।
लेकिन अगर मैंने इसको टर्न कर दिया तो टर्न करने से क्या होगा, वेज डैश बन जाएगा और डैश वेज को ओवरलैप तो कर सकता है लेकिन उसमें फिट नहीं हो पाएगा, वो अंदर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मॉलिक्यूल के फिट होने की बात कर रहे हैं तो फिट तो तभी होगा जब यूनिट भी सेम होना चाहिए और बॉन्ड अगर वेज है तो ये भी वेज होना चाहिए ताकि वेज वेज में आकर के फिट हो जाए। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब आप ध्यान देना। देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखो, अब मैं आपको तरीका बताता हूं। मान लो अगर आपने इस मॉलिक्यूल को डायरेक्टली इस तरह से रखा तो फिर तो H जाएगा OH पर, यूनिट्स मिसमैच कर रही है तो ये सुपरइम्पोजिबिलिटी का केस नहीं बन सकता। दूसरी बात, चलो मान लेते हैं अगर हमने इस मॉलिक्यूल को ऐसे टर्न कर दिया, ध्यान देना, अगर हमने इस मॉलिक्यूल को ऐसे टर्न कर दिया तो टर्न करने से क्या होगा, देखो OH ग्रुप तो OH ग्रुप पर आ जाएगा, लेकिन आप सोचिए जब आप इसे टर्न करोगे तो जो वेज वाली यूनिट है वो कहां चली जाएगी, डैश पर। और ये OH ग्रुप टर्न करने के बाद में अगर डैश पर होगा तो इस OH ग्रुप में फिट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये OH ग्रुप आउटसाइड, जबकि इसको टर्न करने के बाद में ये OH ग्रुप इनसाइड जा चुका होगा, तो फिर वो मॉलिक्यूल फिट नहीं हो पाएगा। आप ध्यान दो। जैसे ये हमारे पास सपोज कंडीशन है, ऐसा मान लेते हैं कि इस मॉलिक्यूल के ये दोनों OH ग्रुप जो है वो ये दोनों OH ग्रुप है और सेकंड मॉलिक्यूल में OH ग्रुप यहाँ पर है, यहाँ पर एक मिरर हमने इमेजिन किया है, तो इन दोनों OH ग्रुप की मिरर इमेज ये दोनों OH ग्रुप है। अब आप देखो, ध्यान देना, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को डायरेक्ट इस तरह से ला रहा हूँ तो फिर ये OH ग्रुप इधर और ये OH ग्रुप इधर है। इस मॉलिक्यूल को डायरेक्ट अगर मैंने इस पर प्लेस कर दिया तो इसका OH ग्रुप राइट और डायरेक्ट अगर इसको प्लेस किया तो ये OH ग्रुप लेफ्ट होगा, यूनिट्स मिसमैच होंगी। दूसरा मैंने कहा कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे टर्न करके इसके ऊपर ले आऊं, ध्यान देना, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को टर्न करूंगा तो टर्न करने से जो OH ग्रुप यहां पर राइट है, ये OH ग्रुप लेफ्ट है, मैं जब इसको टर्न करूंगा तो ये OH ग्रुप भी राइट आ जाएंगे, लेकिन जब आप सोचिए टर्न करने के बाद ये OH ग्रुप क्या होंगे, डैश पर जा चुके होंगे, और अगर डैश पर जा चुके होंगे तो फिर ये इसमें फिट तो नहीं हो पाएंगे। अब इसके बाद में आप ध्यान देना, एक तरीका आप जरा ये सोचिए कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को टर्न ना करूं लेकिन अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इसी प्लेन में 180 डिग्री रोटेट कर दूं, समझना बात को, अगर मैं टर्न करने की बात कर रहा हूं तो मतलब जो वेज वाले OH ग्रुप्स हैं, ये जो OH ग्रुप्स वेज पर हैं, अगर मैंने इसको टर्न किया तो ये चले जाएंगे डैश पर और डैश वेज में फिट नहीं हो पाएगा। लेकिन आप सोचिए अगर मैं इस मॉलिक्यूल को टर्न ना करके, इस मॉलिक्यूल को टर्न ना करके अगर इसी प्लेन में 180 डिग्री रोटेट कर दूं तो ये OH ग्रुप वेज पर रहेंगे और साइड में राइट साइड भी आ जाएंगे, और अब मैं अगर इस मॉलिक्यूल को इस पर रखूंगा तो ये OH ग्रुप इस OH ग्रुप के साथ फिट हो जाएगा और ये OH ग्रुप इस OH ग्रुप के साथ फिट हो जाएगा। इस तरह से हम इस मॉलिक्यूल के इसके मिरर इमेज पर सुपर इंपोज करने की बात कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ देखो कि अगर मैं यहां पर इस मॉलिक्यूल की, ध्यान देना, इस मॉलिक्यूल की अगर मैं इस पर सुपर इंपोजिबिलिटी की बात कर रहा हूं तो कैसे, मैं इस मॉलिक्यूल को पहले टर्न करूं, टर्न करने से क्या होगा, ये दोनों OH ग्रुप जो अभी लेफ्ट हैं वो राइट आ जाएंगे और साथ में क्या होगा, वेज पर ही रहेंगे, और अगर ये वेज पर रहेंगे तो अब मैं इस मॉलिक्यूल को जब इस पर रखूंगा तो ये OH ग्रुप इस OH ग्रुप में और ये OH ग्रुप इस OH ग्रुप में फिट हो जाएगा, और इस तरह से हम इसके सुपर इंपोजिबिलिटी की बात कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो दिस मॉलिक्यूल इज सुपर इंपोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। अब ध्यान देना, These are superimposable mirror images of each other। और अब आप देखो, अगर ये मॉलिक्यूल सुपरइम्पोजेबल हैं तो those molecules which are superimposable will be achiral molecules will be optically inactive। तो यहां पर मैंने आपको सुपरइम्पोजिबिलिटी का कंसेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये मिसकंसेप्ट आप मत रखना कि आप ओवरलैपिंग कर रहे हैं और सुपरइम्पोजिबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। नो। अब आप देखो, मान लेते हैं हमारे पास ब्यूटेन 2,3-डाइऑल का ये मॉलिक्यूल है,
इस मॉलिक्यूल में अगर आप चेक करेंगे तो COS एंड POS एब्सेंट है, सॉरी OH ग्रुप मैंने इसको राइट लिया है, यहां पर OH ग्रुप्स अक्रॉस हैं। अगर आप इस मॉलिक्यूल पे चेक करेंगे तो इसमें COS एंड POS एब्सेंट है। हमने डिस्कस किए हुए कॉन्सेप्ट्स COS एंड POS एब्सेंट। और अगर इस मॉलिक्यूल में COS एंड POS एब्सेंट है, इसका मतलब तो फिर हम बात कर सकते हैं कि दिस मॉलिक्यूल विल बी कायरल मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल हमारे पास कायरल मॉलिक्यूल होगा, और कायरल मॉलिक्यूल होगा मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये हमारे पास यहां पर कायरल मॉलिक्यूल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, जिसको हमने प्रिडिक्ट किया किस बेसिस पर, COS एंड POS के बेसिस पर। अब क्योंकि मैं सुपरइम्पोजिबिलिटी का कंसेप्ट आपको बता चुका हूं, तो अगर आप चाहें तो उस कंसेप्ट से भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि अगर आप इसका मिरर इमेज बनाते हैं, ध्यान देना, अगर हम इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज बनाते हैं ध्यान दें, हमने कहा कि इस मॉलिक्यूल में COS एंड POS एब्सेंट है। ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, और इसका मैंने मिरर इमेज लिया है। और अब अगर आप इसकी इस पर सुपरइम्पोजिबिलिटी चेक करेंगे तो ये इस पर सुपरइम्पोज नहीं हो पाएगा। आप किसी भी तरह से रखकर देख लो, कैसे भी आप इसे रखकर देख लो, ये इस मॉलिक्यूल को ओवरलैप तो कर सकता है, लेकिन ये इसमें किसी भी तरह से फिट नहीं हो सकता। क्योंकि देखो, अगर आप डायरेक्ट रखोगे तो ये OH ग्रुप H के ऊपर जाएगा, यूनिट्स मिसमैच करेंगी। और अगर आप इसे टर्न करते हो तो अभी अभी मैंने आपको बताया, देखो टर्न करने के लिए मना नहीं है, लेकिन अगर आप इसे टर्न करोगे तो जो OH ग्रुप अभी वेज पर है वो कहां चला जाएगा, डैश पर। और अगर टर्न करने के बाद में ये OH ग्रुप जो अभी लेफ्ट है वो राइट तो आ जाएगा यहां पर, लेकिन आप सोचिए राइट आने के बाद में ये जो आउटसाइड है वो कहां जा चुका होगा, इनसाइड। और अगर इनसाइड जाएगा डैश पर तो डैश वेज में फिट नहीं हो पाएगा। और अगर आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे टर्न करना चाहो तो देखो, अगर आप इसे इस तरह से टर्न करोगे तो ये OH ग्रुप कहां पर आएगा, सुनिएगा इस बात को। ये आपके पास मान लो कंडीशन है, दिस इज OH ग्रुप ऑन वेज एंड दिस इज OH ग्रुप ऑन वेज। अगर आप इसे डायरेक्ट रखोगे तो ये OH H के ऊपर आ रहा है, यूनिट्स मिसमैच कर रही है। और अगर आप इसे ऐसे टर्न करोगे तो टर्न करने के बाद में ये OH ग्रुप इस OH ग्रुप के ऊपर तो आ चुका है, लेकिन अब ये जा चुका है डैश पर, और डैश वेज में फिट नहीं हो पाएगा, अंदर चला जाएगा। और अगर आप इसे इस तरह से टर्न करोगे तो ध्यान देना, जब आप इसे इस तरह से टर्न करेंगे तो ये OH ग्रुप जो अभी यहां पर है, टर्न करने के बाद में ये यहां पर आ जाएगा, और फिर आप रखोगे तो फिर से मिसमैच होगा। तो मतलब ये किसी भी तरह से इस पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा, फिट नहीं हो पाएगा। और एक तरीका मैं आपको और बताता हूं, देखो सुपर इम्पोजेबल ये नहीं है, इसका एक तरीका ये भी है, देखो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ध्यान देना, हमने यहां पर बात की है कि ये यहां पर नॉन सुपर इम्पोजेबल है और ये यहां पर सुपर इम्पोजेबल है। इसका एक तरीका ये भी है, देखो कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को, ध्यान देना, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इस तरह से टर्न कर दूं तो जरा आप सोचिए, टर्न करने के बाद में ये ऐसा ही तो मॉलिक्यूल दिखेगा। अगर इसको ऐसे टर्न कर दें तो दोनों OH ग्रुप आ जाएंगे राइट साइड, तो ये ऐसे ही तो दिखेगा। तो इसका मतलब तो इसको टर्न करते अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा दिख जाएगा तो फिर तो डेफिनेटली उस पर सुपर इम्पोज कर जाएगा। जबकि आप देखो, इसको आप कैसे भी टर्न कर दो, रोटेट कर दो, जो आप चाहे वैसा कर दो, ये मॉलिक्यूल कभी भी आपको ऐसा तो नहीं दिख सकता। तो these are non superimposable molecules and these are superimposable molecules। और अब आप ध्यान देना, अगर ये मॉलिक्यूल सुपरइम्पोजेबल हैं
तो दो मॉलिक्यूल आपस में तभी सुपर इम्पोजेबल हो सकते हैं जब उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो और उनके स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला भी सेम हो। और आप सोचिए, अगर ये दोनों मॉलिक्यूल सुपर इम्पोजेबल है मतलब इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला सेम है, और अगर तीनों फॉर्मूला सेम है तो फिर तो ये मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होंगे। सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड होमोमर्स। तो आप ध्यान दें, देखो अगर आप ऑप्टिकली इनएक्टिव, ध्यान देना, ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल का अगर आप मिरर इमेज बनाएंगे तो इट विल रिप्रेजेंट आइडेंटिकल मॉलिक्यूल और होमोमर। जबकि अगर आप एक ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल का मिरर इमेज बनाएंगे, ध्यान देना, अगर आप एक ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल का मिरर इमेज बनाएंगे तो सुनिएगा इस बात को, ऑप्टिकली एक्टिव का मिरर इमेज मॉलिक्यूल हमने पहले भी डिस्कस किया है, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और अगर ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो आउट ऑफ दीज टू ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेजेस, वन विल बी डेक्स्ट्रो एंड अदर विल बी लीवो। इन दोनों में से एक डेक्स्ट्रो नेचर का होगा और एक लीवो नेचर का होगा। मतलब ये यहां पर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, होमोमर्स नहीं होंगे, दे विल बी ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या बात समझ में आ रही है? और ध्यान देना, इस बात को समझना, अगर हम बात कर रहे हैं कि these are optically active mirror images and these are not homomers, these are not identicals. Actually, out of two optically active mirror image molecules, one is dextro and other is levo. और इन दोनों में अगर आप रिलेशन की बात करें तो such type of optically active mirror image molecules are called enantiomers of each other. ध्यान देना, ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं एनेंटियोमर्स। सुनिएगा इस बात को, मैं दो टर्म यहां पर बात कर रहा हूं, एक तो मैंने बात की इसमें एनेंटियोमर्स की और दूसरा मैंने बात की है होमोमर्स की। तो अगर आप ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल का मिरर इमेज लेंगे और उनमें अगर आप रिलेशन की बात करेंगे तो दे विल रिप्रेजेंट होमोमर्स। जबकि ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज अगर आप लेंगे, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं डीएल अगर आप मिरर इमेज लेंगे तो दे विल बी कॉल्ड एनेंटियोमर्स ऑफ ईच अदर। तो आप ध्यान दें, मीजो आइसोमर के लिए कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा था। एक तो मैंने आपको बताया डेफिनेशन। फर्स्ट पॉइंट, मीजो आइसोमर इज दैट ऑप्टिकल आइसोमर व्हिच हैज मोर देन वन chiral कार्बन विद सिमेट्री एलिमेंट। सेकंड पॉइंट, मीजो आइसोमर इज ऑलवेज ए chiral मॉलिक्यूल, क्योंकि अगर इसमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है तो फिर तो आप कह सकते हैं कि ये हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब ये ए chiral मॉलिक्यूल होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज करेगा और सुपर इम्पोजिबिलिटी के बेसिस पर भी आप कह सकते हैं इट विल बी ए chiral मॉलिक्यूल। थर्ड, मैंने आपको बताया कि मिरर इमेज मॉलिक्यूल ऑफ मीजो आइसोमर, ध्यान देना, मिरर इमेज मॉलिक्यूल ऑफ मीजो आइसोमर मिरर इमेज मॉलिक्यूल ऑफ मीजो आइसोमर विल ऑलवेज रिप्रेजेंट होमोमर, या फिर आप कह सकते हैं आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। अब एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। हमने डिस्कस किया है कि मीजो आइसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इसकी इनएक्टिविटी का रीजन क्या है? सुनिएगा इस बात को, ध्यान देना। देखो, अगर आप मीजो आइसोमर को, सुनिएगा इस बात को बहुत अच्छे से समझना, मीजो आइसोमर के अगर हम ऑप्टिकली इनएक्टिव होने की बात करें तो ध्यान देना, मीजो आइसोमर को अगर आप उसकी सिमेट्री से आप ध्यान देना, मीजो आइसोमर को अगर आप उसकी सिमेट्री से दो पार्ट में डिवाइड कर दें, अगर आप मीजो आइसोमर को उसकी सिमेट्री से दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो ध्यान देना, आउट ऑफ दीज टू पार्ट्स इफ वन बिहेव्स लाइक डेक्स्ट्रो देन अदर विल बिहेव लाइक लीवो। आप इसको समझना। देखो, मैं मीजो आइसोमर के ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का रीजन आपको समझा रहा हूं, तो रीजन को अच्छे से समझना। अगर आप एक मीजो आइसोमर को उसकी सिमेट्री से दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो आप कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल के आधे पार्ट का बिहेवियर अगर डेक्स्ट्रो जैसा है तो आधे पार्ट का बिहेवियर कैसा होगा? लीवो जैसा होगा। और आप सोचिए, अगर मीजो मॉलिक्यूल, इसका मतलब तो ये हुआ कि मीजो मॉलिक्यूल ऐसे दो पार्ट से मिलकर बना है जिसमें से जिनका बिहेवियर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रेस्पेक्ट में कैसा है? ऑपोजिट है। तो फिर तो आप कह सकते हैं इट्स हाफ पार्ट विल कंपेंसेट द बिहेवियर ऑफ द सेकेंड हाफ पार्ट। आप ध्यान देना, सपोज ऐसा मान लेते हैं, सपोज इसका बिहेवियर अगर डेक्स्ट्रो जैसा है तो इसका बिहेवियर कैसा होगा? लीवो जैसा होगा। या फिर अगर इसका बिहेवियर लीवो जैसा है तो इसके सेकेंड हाफ पार्ट का बिहेवियर कैसा होगा?
डेक्स्ट्रो जैसा होगा। और आप सोचिए अगर मीजो आइसोमर ऐसे दो पार्ट से मिलकर बना है जिसमें एक का बिहेवियर अगर डेक्स्ट्रो है, उसके दूसरे पार्ट का बिहेवियर अगर लीवो है, तो डेक्स्ट्रो वाले पार्ट के बिहेवियर का इसका जो पीपीएल पर जो भी इफेक्ट होगा, इसका सेकेंड हाफ पार्ट क्या करेगा, उस इफेक्ट को नलिफाई कर देगा और इसलिए ओवरऑल मॉलिक्यूल जो होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और इस बात को हम थ्योरेटिकली प्रूव कर सकते हैं। कैसे? आप देखो, अगर मैंने आपसे कहा कि ये मॉलिक्यूल हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इनमें COS एंड POS एब्सेंट है, और आप ये भी कह सकते हैं कि दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मॉलिक्यूल्स, दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव, तो क्या मैं कह सकता हूं इन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स में से एक डेक्स्ट्रो नेचर का होगा तो दूसरा लीवो नेचर का होगा। ये बात तो क्लियर हो रही है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर्स विल बी मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स, ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स? यस, डीएल आइसोमर्स जो होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स होते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं डीएल आइसोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स एंड आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या बात समझ में आ रही है? डीएल आइसोमर्स के लिए आप कह सकते हैं दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स। अब आप देखो, अगर मैंने यहां पर कहा कि मीजो को अगर आप उसकी सिमेट्री से दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो इनके दो पार्ट में से एक पार्ट का बिहेवियर अगर डेक्स्ट्रो जैसा है तो दूसरे पार्ट का बिहेवियर लीवो जैसा होगा। ये मैंने आपको इस बेसिस पर कहा कि अगर आप इसके हाफ पार्ट को दूसरे हाफ पार्ट से कंपेयर करेंगे तो ध्यान देना, यहां पर अगर मैं एक मिरर इमेजिन कर दूं तो क्या मैं कह सकता हूं इसका हाफ पार्ट दूसरे हाफ पार्ट का मिरर इमेज है। और साथ में अगर आप इसके हाफ पार्ट की सेकेंड हाफ पार्ट पर सुपर इम्पोजिबिलिटी चेक करेंगे तो ध्यान देना दिस हाफ पार्ट इज नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन द सेकेंड हाफ पार्ट। आप रखकर देख लो, मैंने आपको जो सुपर इम्पोजिबिलिटी का कंसेप्ट दिया, अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो ध्यान देना, अगर आप इसको इस तरह से टर्न करेंगे तो टर्न करते क्या होगा, ये OH ग्रुप इस OH ग्रुप पर तो आएगा, लेकिन जैसे ही आपने इसको टर्न किया तो OH ग्रुप वेज से कहां चला जाएगा, डैश पर चला जाएगा। और डैश पर अगर जाएगा तो ये डैश पर जाने के बाद में इस वेज वाले OH ग्रुप को ओवरलैप तो कर पाएगा लेकिन उसमें फिट नहीं हो पाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि ये दो पार्ट्स कैसे हो गए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। और ध्यान देना, जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं वही तो डीएल आइसोमर्स होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो आप कह सकते हैं मीजो आइसोमर ऐसे दो पार्ट से मिलकर बनाए विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। और अगर ये दोनों पार्ट्स नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, जैसा कि ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, तो मैं तो फिर तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इसमें से एक पार्ट को डेक्स्ट्रो मानता हूं तो दूसरा पार्ट कैसे हो जाएगा, लीवो। जैसे इन दो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस में से अगर हमने एक को डेक्स्ट्रो का है तो दूसरा लीवो होगा, अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो। बिल्कुल ऐसे आप कह सकते हैं कि मीजो आइसोमर इज सिंपली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सच पार्ट्स इन विच इफ वन पार्ट बिहेव्स लाइक डेक्स्ट्रो देन अदर पार्ट विल बिहेव लाइक लीवो। और आप सोचिए अगर मीजो मॉलिक्यूल ऐसे दो अपोजिट नेचर वाले हाफ हाफ पार्ट से मिलकर बना है तो फिर तो ओवरऑल मॉलिक्यूल का जो बिहेवियर होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा टुवर्ड्स पीपीएल, क्योंकि इसका जो हाफ पार्ट होगा वो इंटरनली अपने ही सेकेंड हाफ पार्ट के बिहेवियर को कंपेंसेट कर देगा, नलिफाई कर देगा। और इसी बेसिस पर हम बात करते हैं कि मीजो आइसोमर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। आप ध्यान देना, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इंटरनल कंपेंसेशन। ये इंटरनल कंपेंसेशन टर्म क्यों यूज किए समझ में आ रहा है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि मीजो आइसोमर का जो हाफ पार्ट है वो अपने ही सेकेंड हाफ पार्ट के बिहेवियर को कंपेंसेट कर रहा है। मतलब आप देखो, अगर हमने इस मीजो को ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा तो क्या इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव किसी दूसरे मॉलिक्यूल ने आकर बनाया? नो, ये तो अपने आप में ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना। और अपने आप में ऑप्टिकली इनएक्टिव किस बेसिस पर है कि इसका जो हाफ पार्ट है वो अपने ही सेकेंड हाफ पार्ट के बिहेवियर को बैलेंस कर रहा है। मतलब ये इंटरनली कंपेंसेट हो रहे हैं अपने अपने हाफ ऑफ पार्ट से। इस बेसिस पर हम कहते हैं कि मीजो आइसोमर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। देखो ये टर्म आपको और अच्छे से समझ में आएगी। मैं इसके साथ में पैरेलल में एक टर्म और डिस्कस करता हूं, एक्सटर्नल कंपेंसेशन। जरा आप ध्यान देना, ये हमारे पास डीएल मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप याद करो, ऐसा हमने डिस्कस किया है कि अगर आप डी एंड एल मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स को इक्वल मॉलिक्यूलर मिक्सचर में अगर आप इसका मिक्सचर बनाते हैं तो दैट मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। और जो रेसिमिक मिक्सचर होता है वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ध्यान देना, ये अगर हम बात करें कि इनका अगर हम
इक्विमोलिकुलर मिक्सचर लेते हैं, ध्यान देना, अगर आप यहां पर इनका इक्विमोलिकुलर मिक्सचर लेते हैं तो इक्विमोलिकुलर मिक्सचर ऑफ डीएल मिरर इमेजेस इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। और ध्यान देना, रेसिमिक मिक्सचर भी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ना। अब आप सोचिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे हुआ। ध्यान देना, अगर मैं दोनों मॉलिक्यूल्स की इंडिविजुअल बात करता हूं, ध्यान दें, अगर मैं दोनों मॉलिक्यूल्स की इंडिविजुअल बात करता हूं तो ये मॉलिक्यूल अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव है, ये मॉलिक्यूल भी अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन डिफरेंस दोनों में ये कि अगर ये पीपीएल के प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो ये पीपीएल के प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ऐसे में आप सोचिए कि अगर इसने क्लॉकवाइज, इसने एंटी क्लॉकवाइज, या फिर ये अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और वो अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और ऐसे में अगर आपने दोनों का इक्विमोलिकुलर मिक्सचर लिया है तो मिक्सचर में अगर दोनों टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो एक टाइप के मॉलिक्यूल का बिहेवियर दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल से कंपेंसेट हो जाएगा। मतलब ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के बिहेवियर को नलिफाई करेगा। तो आप देखो यहां पर मॉलिक्यूल अपने आप में ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है, वो अपने आप में तो ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन उसको ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो इफेक्ट था उसको दूसरे मॉलिक्यूल ने आकर के बैलेंस कर दिया। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपेंसेशन। तो आप कह सकते हैं रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन, व्हाइल मीसोआइसमर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन, क्योंकि इस मॉलिक्यूल को इनएक्टिव किसी दूसरे मॉलिक्यूल ने आकर नहीं बनाया है, बाहर से कोई मॉलिक्यूल आकर के इसको इनएक्टिव नहीं बना रहा है, अंदर के अंदर ही आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल अपने आप में ही फाइट कर रहा है, अपना एक इस मॉलिक्यूल का एक हाफ पार्ट अपने ही दूसरे हाफ पार्ट के साथ में फाइट करके उसके इफेक्ट को बैलेंस कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि मीसोआइसमर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन, व्हाइल रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। आप ये भी कह सकते हैं, ध्यान देना, आप ये भी कह सकते हैं मीसोआइसमर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर न्यूट्रलाइजेशन। इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, जबकि रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरमोलिकुलर न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। यहां पर कंपेंसेशन मॉलिक्यूल्स के बीच में हुआ है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के इफेक्ट को कंपेंसेट कर रहे हैं इंटरमोलिकुलर, जबकि यहां पर दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को कंपेंसेट नहीं कर रहे हैं, मॉलिक्यूल अपने आप में कंपेंसेट हो रहा है इंट्रामोलिकुलर विद इन द मॉलिक्यूल। सो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी ऑफ मीसोआइसमर इज ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन और यू कैन से इंट्रामोलिकुलर न्यूट्रलाइजेशन। तो अब ओवरऑल मीसोआइसमर के लिए 4 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। The optical isomer with more than one chiral carbon with symmetry element is called mesoisomer. It is always a chiral molecule since it has symmetry element, or you can say it is superimposable on its mirror image. Its mirror image molecule will represent homomer, or you can say identical molecule, since these are superimposable on each other. And if two molecules are superimposable on each other, it is very clear their molecular formula, structural formula, and stereochemical formula, all the three formula will be same. And if all the three formula are same, they will be homomers. And fourth point, you can say optical inactivity of mesoisomer is due to internal compensation, or you can say intramolecular neutralization, or you can say molecular symmetry. So this is about mesoisomer. Hello dear students, लास्ट क्लास में हमने mesoisomers की बात की थी और mesoisomers के लिए 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। The optical isomer having more than one chiral carbon with symmetry element is called mesoisomer. Second point फिर हमने डिस्कस किया था, its optical inactivity is due to internal compensation, intramolecular neutralization और molecular symmetry. एक पॉइंट हमने ये भी डिस्कस किया कि mesoisomer is always a chiral molecule since it is superimposable on its mirror image, or you can say it has symmetry element. और एक हमने ये भी डिस्कस किया था, mirror image of mesoisomer always represents homomer और identical molecule. अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट टर्म की, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर में देखो, पहले अगर बात की जाए इसकी डेफिनेशन की, तो व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर? An equimolecular mixture of D and L mirror images is called racemic mixture. आप ध्यान देना,
डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इट इज एन इक्विमोलिकुलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स दैट इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। सेकेंड अगर बात की जाए तो देखो रेसिमिक मिक्सचर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर में अगर डी और एल मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स इक्विमोलिकुलर मिक्सचर में प्रेजेंट है तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि अगर सॉल्यूशन में डेक्स्ट्रो एंड लिवो मिरर इमेज इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है तो डेक्स्ट्रो की वजह से प्लेन जितना क्लॉकवाइज रोटेट होगा, क्योंकि मिक्सचर में लिवो मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है जो डेक्स्ट्रो के मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर इक्विमोलिकुलर मिक्सचर में प्रेजेंट है तो उतना ही इफेक्ट इनका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो फिर तो नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा इस केस में, जीरो। मतलब रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ध्यान देना, ये हमने लास्ट क्लास में बात की है, रेसिमिक मिक्सचर की ऑप्टिकल इनएक्टिविटी का रीजन है दैट इज एक्सटर्नल कंपेंसेशन और यू कैन से इंटरमॉलिक्यूलर न्यूट्रलाइजेशन। अब ध्यान देना, इट इज ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन, या फिर आप कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर न्यूट्रलाइजेशन, या फिर आप कह सकते हैं ऑप्टिकल इंप्योरिटी। ध्यान देना, तीन टर्म्स हम यूज करते हैं रेसिमिक मिक्सचर के ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के लिए। या तो आप इसका रीजन दे सकते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन, या फिर आप रीजन दे सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि दिस इज न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। क्या हो रहा है, डेक्स्ट्रो मॉलिक्यूल के इफेक्ट को लीवो मॉलिक्यूल कंपेंसेट कर रहा है, तो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा बिटवीन मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर। जबकि मीजो में क्या था, विद इन द मॉलिक्यूल इंट्रामॉलिक्यूलर। या फिर आप कह सकते हैं ऑप्टिकल इंप्योरिटी। ध्यान देना, देखो ऑप्टिकल इंप्योरिटी कई बार क्वेश्चन में आपको इस तरह से टर्म दी जाती है, एन ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड। देखो ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड अगर बोला जाए तो मतलब वहां पर आपको कहा जा रहा है इधर डेक्स्ट्रो और लिवो एनी वन। ऑप्टिकली प्योर अगर बोला जा रहा है तो कोई एक ही कंपाउंड वहां पर प्रेजेंट है, या तो डेक्स्ट्रो या फिर लिवो। और अगर आपको बोला जा रहा है ऑप्टिकली इम्प्योर, मतलब डेक्स्ट्रो और लिवो का मिक्सचर। एक तरह से आप कह सकते हैं डेक्स्ट्रो के साथ में लिवो की इंप्योरिटी, या फिर आप कह सकते हैं लिवो के साथ में डेक्स्ट्रो की इंप्योरिटी मिक्स्ड है। और अगर इंप्योरिटी मिक्स्ड है डेक्स्ट्रो के साथ में लिवो की, या लिवो के साथ में कहा जाए डेक्स्ट्रो की इंप्योरिटी मिक्स्ड है, तो फिर तो इंप्योर मिक्सचर में डेक्स्ट्रो लिवो दोनों प्रेजेंट होंगे, तो एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस करेंगे, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी का रीजन आप ऑप्टिकली ऑप्टिकल इंप्योरिटी भी आप दे सकते हैं। अब आप ध्यान देना, रेसिमिक मिक्सचर से रिलेटेड मैं दो टर्म्स डिस्कस कर रहा हूं। एक तो हम बात करेंगे रेसिमाइजेशन और एक हम बात करेंगे ऑप्टिकल रिजोल्यूशन। आप ध्यान देना, बात करते हैं रेसिमाइजेशन की। देखो रेसिमाइजेशन का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। द प्रोसेस टू प्रिपेयर रेसिमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। अब एक बात सोचिए, अगर हम कह रहे हैं कि द प्रोसेस टू प्रिपेयर रेसिमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन, तो पॉइंट ये आता है कि फिर ये रेसिमिक मिक्सचर हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। इन जनरल देखो स्टूडेंट्स का यहाँ पर आंसर होता है कि सर रेसिमाइजेशन, अगर रेसिमिक मिक्सचर को प्रिपेयर करना है तो फिर तो आसान है,
कंपाउंड का डेक्स्ट्रो फॉर्म लें और उसके मिरर इमेज लीवो फॉर्म हम ले लें और डेक्स्ट्रो और लीवो को इक्विमोलिकुलर मिक्सचर में मिक्स कर दें तो बन जाएगा रेसमिक मिक्सचर। आप ध्यान देना, अगर आप डेक्स्ट्रो और लीवो मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स का इक्विमोलिकुलर मिक्सचर बनाएंगे, डेक्स्ट्रो के साथ में लीवो अगर आप मिक्स करेंगे तो डेफिनेटली वो मिक्सचर आपको रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, लेकिन उस प्रोसेस को रेसमिक मिक्सचर नहीं कहेंगे। समझना बात को, इस बात को अच्छे से समझना। डेक्स्ट्रो और लीवो को मिक्स करके रेसमिक मिक्सचर बनाना इज नॉट रेसमाइजेशन। You will get racemic mixture on mixing D and L, but the process to mix D and L is not racemization. तो exactly फिर racemization है क्या? आप ध्यान देना, racemization के लिए क्या होगा? Either dextro or levo, any one form will be given to you. जैसे मान लो लेबोरेटरी में आपको racemization करना है। अब लेबोरेटरी में अगर आपको racemization करना है और आपको अगर कंपाउंड का डेक्स्ट्रो फॉर्म दे दिया जाए तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि सर चलो ऐसा करो लीवो फॉर्म भी दे दो और दोनों को मिक्स कर देंगे, रेसमिक मिक्सचर बना, हो गया रेसमाइजेशन। नो, आपको कंपाउंड का एक ही फॉर्म गिवन होगा, या तो डेक्स्ट्रो फॉर्म गिवन होगा या फिर लीवो फॉर्म गिवन होगा। मान लेते हैं, ध्यान देना, सपोज आपको कंपाउंड का डेक्स्ट्रो फॉर्म गिवन है, अब आपको रेसमिक मिक्सचर बनाना है। तो क्वेश्चन है रेसमिक मिक्सचर कैसे बने? क्योंकि डेक्स्ट्रो के साथ में लीवो मिक्स होगा तभी तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा, और हम ये कह रहे हैं कि लीवो तो आपको दिया ही नहीं जाएगा। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? देखो, अगर हमें लीवो नहीं दिया जाएगा तो फिर तो आप ध्यान देना, मान लेते हैं हमारे पास डेक्स्ट्रो के n मॉलिक्यूल्स हैं। ध्यान देना, मान लेते हैं हमारे पास डेक्स्ट्रो के n मॉलिक्यूल्स हैं, तो और हमें अगर रेसमिक मिक्सचर बनाना है और हमें लीवो मॉलिक्यूल दिए हुए भी नहीं है, अगर आपके पास n मॉलिक्यूल्स लीवो के भी हो तब तो आप कह सकते हैं दोनों को मिक्स करो, हो गया रेसमिक मिक्सचर। लेकिन दैट इज नॉट एक्चुअली रेसमाइजेशन। इसमें आपको क्या करना होगा, इसी डी फॉर्म की हेल्प से आपको रेसमिक मिक्सचर बनाना है। तो फिर तो एक ही तरीका है, ध्यान देना, एक ही तरीका हमारे पास हो सकता है कि हम क्या करें, इनमें से 50% मॉलिक्यूल को लीवो में कन्वर्ट कर दें। ध्यान देना, इनमें से अगर हम 50% मॉलिक्यूल्स को लीवो में कन्वर्ट कर दें तो 50% मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो डेक्स्ट्रो फॉर्म में रहेंगे, और अगर हम इसमें से 50% मॉलिक्यूल को लीवो में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर इसमें से 50% मॉलिक्यूल को लीवो में कन्वर्ट कर देते हैं तो नाउ दिस इक्विमोलिकुलर मिक्सचर विल बी रेसमिक मिक्सचर। नाउ this mixture will be called racemic mixture, and this process, ध्यान देना, this process will be called racemization process. So finally, what is racemization? Mixing D and L form in equal amount is not racemization. It is actually converting D or L form into racemic mixture in this way. ध्यान देना, मैं रिपीट कर रहा हूं, D और L को मिक्स करने से आपको रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, ये बात तो सही है, लेकिन D और L को मिक्स करके रेसमिक मिक्सचर बनाना रेसमाइजेशन नहीं होता है। रेसमाइजेशन एक्चुअली क्या होगा, डेक्स्ट्रो या फिर लीवो, कोई भी एक फॉर्म आपको दिया होगा, और डेक्स्ट्रो या लीवो एक फॉर्म अगर आपको दिया हुआ है, उस D या L फॉर्म को रेसमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करना विल बी कॉल्ड रेसमाइजेशन। अब क्वेश्चन है कि डी फॉर्म एल में कन्वर्ट कैसे होगा? हमने तो स्टार्टिंग में कहा था कि डी और एल फॉर्म जो होते हैं वो इंटरकन्वर्टेबल नहीं होते हैं इटसेल्फ। यस, देखो, डी एल में इटसेल्फ इंटरकन्वर्टेबल नहीं होगा, या एल डी में इटसेल्फ इंटरकन्वर्टेबल नहीं होगा, ये हमें रिएक्शन के थ्रू इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब रिएक्शन के थ्रू हमारे पास ऐसी क्या रिएक्शन हो सकती है कि हम 50% मॉलिक्यूल को डेक्स्ट्रो फॉर्म में रहने दें और 50% मॉलिक्यूल को हम लीवो में कन्वर्ट कर दें। तो देखो, रेसमाइजेशन कैसे करेंगे, रिएक्शन के थ्रू इसको कैसे अप्लाई किया जाएगा, ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि रेसमाइजेशन करते कैसे हैं, अभी तो मैंने केवल आपको टर्म एक्सप्लेन किए, व्हाट इज रेसमाइजेशन। तो रेसमाइजेशन टर्म क्या है, शायद ये तो आपको क्लियर होगी, कैसे करेंगे ये भी आपको आगे क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं ऑप्टिकल रेजोल्यूशन। देखो, ऑप्टिकल रेजोल्यूशन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, देखो ध्यान देना, आपके पास एक रेसमिक मिक्सचर है, रेसमिक मिक्सचर इज इक्विमोलिकुलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल, जैसे कि हमने डिस्कस किया। उस रेसमिक मिक्सचर में से अगर आप डी और एल फॉर्म को सेपरेट करते हैं तो सेपरेशन ऑफ डी एंड एल फॉर्म्स फ्रॉम अ रेसमिक मिक्सचर इज कॉल्ड ऑप्टिकल रेजोल्यूशन। आप ध्यान देना,
सेपरेशन ऑफ D and L isomers from a racemic mixture is called optical resolution। और ध्यान देना, देखो D और L फॉर्म, एक बात तो क्लियर है कि D, L और L फॉर्म जो है वो है तो डिफरेंट कंपाउंड। भाई आइसोमर्स अगर हैं तो आइसोमर्स तो हमेशा डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, उनमें कोई ना कोई तो डिफरेंस होता है। अगर आप ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करोगे तो मैं कह सकता हूं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा, बट उनका स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट होगा, और उनका प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए बिहेवियर भी डिफरेंट होगा। मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंस तो है, बस उसी डिफरेंस को हम यूज करते हुए उन कंपाउंड्स की जिस प्रॉपर्टी में भी डिफरेंस है उस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हुए उन कंपाउंड्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, मतलब सेपरेट कर सकते हैं। और डी और एल फॉर्म को रेसमिक मिक्सचर से सेपरेट करना ही ऑप्टिकल रेजोल्यूशन होता है। और ध्यान देना, क्योंकि रेसमिक मिक्सचर में से, ध्यान देना, क्योंकि रेसमिक मिक्सचर में से डी और एल फॉर्म को सेपरेट किया जाता है, सेपरेट करना पॉसिबल होता है, इसीलिए रेसमिक मिक्सचर को रिजॉल्वेबल मिक्सचर भी कहा जाता है। ध्यान देना, अगर आपको टर्म दी जाए रिजॉल्वेबल मिक्सचर, मतलब वो बात कर रहा है रेसमिक मिक्सचर की। सुनिएगा इस बात को, रेसमिक मिक्सचर इज ऑल्सो कॉल्ड रिजॉल्वेबल मिक्सचर। रिजॉल्वेबल मिक्सचर क्यों? क्योंकि रेसमिक मिक्सचर में से डी और एल को सेपरेट करना हमारे लिए पॉसिबल होता है। किस तरह से उसको सेपरेट किया जा सकता है ये भी आगे की बात है, अभी मैं आपको केवल टर्म्स एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्रोसेस कैसे करते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको केवल टर्म्स एक्सप्लेन किए, आप ध्यान देना, मैं रिपीट कर देता हूं। व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर? इट इज इक्विमोलिकुलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल मिरर्ड इमेजेस, दैट इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। And racemic mixture is optically inactive, and its optical inactivity is due to external compensation, or you can say intermolecular neutralization, or you can say optical impurity। और उसके बाद में मैंने दो टर्म्स आपको एक्सप्लेन किए, रेसमाइजेशन एंड ऑप्टिकल रेजोल्यूशन। रेसमाइजेशन की अगर बात की जाए तो कन्वर्टिंग डी और एल फॉर्म इनटू अ रेसमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसमाइजेशन। एंड व्हाट इज ऑप्टिकल रेजोल्यूशन? सेपरेशन ऑफ डी एंड एल फॉर्म from a racemic mixture is called optical resolution। and since D and L forms can be separated from a racemic mixture, that's why racemic mixture is also called resolvable mixture। तो ये टर्म्स आपको क्लियर है? हाँ, ये आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि सर रेसमाइजेशन कैसे करेंगे, कैसे डी फॉर्म में 50% को तो हम डी रहने देंगे, 50% को एल में कन्वर्ट करेंगे, या डी और एल को हम रेसमिक मिक्सचर से सेपरेट कैसे करेंगे, ये सब बातें आगे हम रिएक्शंस के साथ में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको केवल टर्म्स एक्सप्लेन किए, अब आप ध्यान देना। नेक्स्ट अब बात करते हैं एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स टर्म मैंने लास्ट क्लास में भी यूज की थी, आप ध्यान देना। एनेंटियोमर्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर, व्हाट इज ऑप्टिकल रेजोल्यूशन, व्हाट इज रेसमाइजेशन, व्हाट इज मेसोआइसोमर, व्हाट इज द रीजन ऑफ ऑप्टिकल इनएक्टिविटी ऑफ मेसोआइसोमर, व्हाट इज द रीजन ऑफ ऑप्टिकल इनएक्टिविटी ऑफ रेसमिक मिक्सचर। ये डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए टर्म्स में सारी डिस्कस कर रहा हूं। एनेंटियोमर्स की अगर बात की जाए तो ध्यान देना, D and L mirror image molecules are called enantiomers of each other। enantiomers हम किसे कहेंगे? D और L mirror image molecules जो हैं उनके बीच में जो रिलेशन होगा they will be called enantiomers of each other। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ध्यान देना, अगर आपके पास एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का उसके मिरर इमेज मॉलिक्यूल के साथ में जो रिलेशन होगा वो कौन सा रिलेशन होगा? एनेंटियोमर्स का होगा। अब आप देखो, अगर हम कह रहे हैं कि डी एंड एल मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एनेंटियोमर्स, तो क्या मैं कह सकता हूं इसका मतलब एनेंटियोमर्स तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, क्योंकि हमने डीएल को एनेंटियोमर्स कहा है, और ऑप्टिकली एक्टिव होंगे तो फिर तो हम कह सकते हैं एनेंटियोमर्स आर ऑलवेज कायरल मॉलिक्यूल्स।
दीज आर ऑलवेज कायरल मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अगर डीएल आइसमर्स एनेशोमर्स हैं तो फिर तो आप कह सकते हैं कि इनमें सीओएस एंड पीओएस एब्सेंट हो गए। आप कह सकते हैं कि ये अपनी मिरर इमेज पर, मतलब ये एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे, और ये अगर एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं तो दे विल बी कायरल मॉलिक्यूल्स। ये बात समझ में आ रही है? आप ध्यान देना। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो क्या हम बात कर सकते हैं कि एनेशोमर्स जो होंगे वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए उनका बिहेवियर ऑपोजिट होगा। डेक्स्ट्रो विल रोटेट द प्लेन ऑफ लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड लीवो विल रोटेट द प्लेन ऑफ लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन आप ध्यान देना, एनेशोमर्स में आप कह सकते हैं कि दे विल रोटेट द प्लेन ऑफ लाइट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस बट द एंगल ऑफ रोटेशन विल बी सेम। अगर एनेशोमर्स में डेक्स्ट्रो ने प्लेन को अल्फा डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो जो इसका मिरर इमेज लीवो होगा एनेशोमर, वो उस प्लेन को अल्फा डिग्री एंगल से ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। इसका मतलब ये आप कह सकते हैं, देखो they rotate the plane of light in opposite directions by same angle। आप ध्यान देना, अगर आपको एक कंपाउंड गिवन है और ये अगर आपसे कहा जाए कि सपोज दैट कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन ऑफ लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय द एंगल 65 डिग्री। ऐसा मान लेते हैं कि कंपाउंड आपको गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि वो कंपाउंड जो है वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में पीपीएल के प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 65 डिग्री एंगल से रोटेट कर रहा है, और अगर आपको उसका मिरर इमेज मॉलिक्यूल दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि सेम कंडीशंस में वो कंपाउंड प्लेन को कितने एंगल से रोटेट करेगा, तो अगर वो मिरर इमेज है तो आप कह सकते हैं कि ये अगर +65 रोटेट कर रहा है तो वो -65। प्लस माइनस विल इंडिकेट ओनली डायरेक्शंस, प्लस विल इंडिकेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड नेगेटिव साइन विल इंडिकेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वो अपोजिट डायरेक्शन में सेम एंगल से रोटेट करेगा, because anemours rotate the plane of light in opposite directions by same angle। और ध्यान देना, एनेशोमर्स की अगर बात की जाए तो एनेशोमर्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है बट इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। आप ध्यान देना, they have same physical and chemical properties but different biological properties। इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी बट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा। देखो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए तो ये हम बात कर सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं, ध्यान देना, जैसे आपके पास सपोज रेसिमिक मिक्सचर है, डेक्स्ट्रो और लीवो का मिक्सचर आपके पास है और उसमें सपोज आपने बैक्टीरिया ऐड कर दिए। उसमें अगर आपने बैक्टीरिया ऐड कर दिए तो देखो अब ऐसा हो सकता है कि वो बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ के लिए, ध्यान देना, वो बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ के लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो हो सकता है कि वो अपनी ग्रोथ के लिए उस रेसिमिक मिक्सचर में प्रेजेंट डेक्स्ट्रो और लीवो आइसोमर्स में से डेक्स्ट्रो को तो डिकम्पोज कर पा रहा है टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ, लेकिन हो सकता है कि वो लीवो को डिकम्पोज ना कर पाए, या हो सकता है कि वो लीवो को डिकम्पोज कर पाए बट वो डेक्स्ट्रो को डिकम्पोज ना कर पाए। तो ये आप कह सकते हैं एक तरह से डेक्स्ट्रो और लीवो की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हुआ। या फिर कई बार आपने पढ़ा होगा कि कुछ एंजाइम्स जो होते हैं, मतलब कुछ कंपाउंड्स के हाइड्रोलिसिस के लिए, जैसे बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा होगा कि बायोमोलिक्यूल्स में कंपाउंड्स के, बायोमोलिक्यूल्स के हाइड्रोलिसिस के लिए कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर एक स्पेसिफिक एंजाइम की रिक्वायरमेंट है उसके हाइड्रोलिसिस के लिए तो वो उसकी एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी हो गई। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि डेक्स्ट्रो और लीवो आइसोमर्स होते हैं, उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में आपको डिफरेंस मिलेगा बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए, जैसे बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, सॉल्युबिलिटी की अगर बात की जाए तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम। और इसी तरह से अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें
कि रिएजेंट्स के रेस्पेक्ट में उनकी रिएक्ट करने की जो टेंडेंसी होगी, ठीक है, जो रिएक्शन आपको मिलेगी वो आपको सेम मिलेगी। तो बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम बट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। तो ये यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो एनोमर्स से रिलेटेड हैं। D and L mirror image molecules are called enantiomers. They are always chiral molecules since they are all optically active. They do not have POS and CS and they are non-superimposable on their mirror images. Third आप कह सकते हैं they rotate the plane of light in opposite directions by same angle. और fourth हमने कहा they have same physical and chemical properties but different biological properties. अब आप ध्यान देना, देखो ये हमने बात की है पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट की। पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कैसे होता है, ये हमने डिस्कस किया। फिर उसमें कुछ टर्म्स मैंने आपको उसके साथ में एक्सप्लेन किए। व्हाट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, व्हाट इज लीवो रोटेटरी कंपाउंड, व्हाट इज मीसोआइसोमर, व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर, व्हाट इज एनेंटियोमर। अब हम इस पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट में अगर आप याद करें तो एक पॉइंट मैंने ये भी कहा था कि किसी भी कंपाउंड के लिए एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो फिक्स नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन सम पैरामीटर्स। आप ध्यान देना, एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन सम पैरामीटर्स। ध्यान देना, कंपाउंड के लिए एंगल ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है। अब क्वेश्चन है कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड करेगा। तो ध्यान देना, the factors affecting angle of rotation are लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब। ध्यान देना, इसमें एक तो हम बात करते हैं लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब और इसके लिए हम बात करते हैं एंगल ऑफ रोटेशन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। सेकेंड अगर बात की जाए तो इट इज concentration of solution and the angle of rotation theta is directly proportional to c। इसके अलावा हमारे पास दो एडिशनल पैरामीटर्स और भी होते हैं। देखो केमिस्ट्री में हम मेनली इसमें दो पैरामीटर्स की बात करते हैं, मेनली दो पैरामीटर्स की बात करते हैं, लेंथ ऑफ द पोलैरिमीटर ट्यूब एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन इसके अलावा देयर आर टू मोर पैरामीटर्स व्हिच विल अफेक्ट द प्लेन ऑफ अफेक्ट द एंगल ऑफ रोटेशन एंड दैट इज टेम्परेचर। और फोर्थ हम बात करते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये हमारे पास फोर पैरामीटर्स हैं जो कंपाउंड के एंगल ऑफ रोटेशन को अफेक्ट करते हैं। इसमें हम मेनली दो पैरामीटर्स की बात करेंगे, एक तो लेंथ ऑफ द पोलैरिमीटर ट्यूब एंड दूसरा हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक बात सोचिए, अगर आप पोलैरिमीटर ट्यूब की लेंथ को बढ़ा दें, अगर आप एक्सपेरिमेंट में इंक्रीज्ड पोलैरिमीटर ट्यूब की इंक्रीज्ड लेंथ की अगर आप पोलैरिमीटर ट्यूब यूज करें तो क्या मैं बात कर सकता हूं, पोलैरिमीटर ट्यूब की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, लाइट का प्लेन पोलराइज्ड लाइट का विद इन द ट्यूब ट्रेवल का जो ड्यूरेशन होगा वो उतना ज्यादा होगा। और लाइट विद इन द ट्यूब जितना ज्यादा ट्रेवल करेगी, ट्यूब में जो हमने सॉल्यूशन फिल किया है उन मॉलिक्यूल्स का, उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स का लाइट के साथ में उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा और मॉलिक्यूल्स लाइट के साथ में जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे एंगल ऑफ रोटेशन उतना ज्यादा हो जाएगा। तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इसी तरह से अगर बात की जाए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन में जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स कंपाउंड के प्रेजेंट होंगे, लाइट के साथ में मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन उतना ज्यादा होगा और मॉलिक्यूल्स लाइट के साथ में जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे एंगल ऑफ रोटेशन उतना ज्यादा मिलेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। अब एक बात ध्यान देना, अगर हम ये कह रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड के लिए एंगल ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है, ध्यान देना, अगर हम ये कह रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड के लिए एंगल ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है तो क्वेश्चन है
कि ये अगर इस तरह से पैरामीटर्स इन फैक्टर्स पे अगर एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड कर रहा है, तो क्वेश्चन है किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को फिर हम स्टडी कैसे करें। आप समझना बात को। एक पॉइंट फिर इसमें याद है कि किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैसे स्टडी किया जाए। मान लेते हैं मैंने एक कंपाउंड लिया, मुझे एक कंपाउंड दिया जाए और मुझे कहा जाए आपको इस कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को स्टडी करना है। मतलब ये आपको बताना है कि कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, और साथ में आपको इसकी ऑप्टिकल पावर भी बतानी है कि ये प्लेन को कितने एंगल से रोटेट कर पा रहा है। अब मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने मान लेते हैं एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन और पर्टिकुलर लेंथ पर कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट मैंने यूज की और मैंने एक्सपेरिमेंट किया और उस पर जो भी मुझे एंगल ऑफ रोटेशन मिला। ध्यान देना, ऐसा करते हैं, मान लेते हैं मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मुझे किसी कंपाउंड का की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी मिली। ध्यान देना, मान लेते हैं कंपाउंड ए है। अब इस कंपाउंड के लिए मैंने एक्सपेरिमेंट किया और ऐसा मान लेते हैं कि मुझे इस कंपाउंड के लिए एंगल ऑफ रोटेशन जो मिला वो 50 डिग्री क्लॉकवाइज मिला। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मुझे एंगल ऑफ रोटेशन 50 डिग्री क्लॉकवाइज मिला। अब आप ध्यान देना, अगर यही कंपाउंड आपको दिया जाए और आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा जाए और आपने अपने अकॉर्डिंग कुछ पैरामीटर्स लिए, लेंथ, कोई स्पेसिफिक लेंथ की पोलैरिमीटर ट्यूब आपने यूज की, कुछ कंसंट्रेशन के साथ में आपने एक्सपेरिमेंट किया और मान लेते हैं कि उसी कंपाउंड के लिए आपको जो एंगल ऑफ रोटेशन मिला वो एंगल ऑफ रोटेशन मान लो आपको मिला 70 डिग्री। तो फिर प्रॉब्लम होगी ना, एक ही कंपाउंड की दो अलग अलग बात हो गई। मेरे अकॉर्डिंग मैं कहना चाह रहा हूं कि उस कंपाउंड की जो ऑप्टिकल पावर है वो 50 डिग्री है, मतलब वो प्लेन को क्लॉकवाइज 50 डिग्री एंगल से रोटेट कर रहा है, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं, उस कंपाउंड की जो पावर है वो 70 डिग्री है, वो प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 70 डिग्री रोटेट कर रहा है। तो अब ये तो फिर अलग अलग पावर हो गई। और इनफैक्ट आप सोचिए, ऐसे अगर हम पैरामीटर्स चेंज करेंगे तो एंगल ऑफ रोटेशन तो चेंज होता जाएगा ना। तो क्वेश्चन है फिर इस तरह से कंपाउंड को कैसे डिफाइन किया जाए, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को फिर डिफाइन कैसे किया जाए। तो ध्यान देना, इसीलिए कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। अब मैं बात करने जा रहा हूं स्पेसिफिक रोटेशन की। अब ध्यान देना, देखो, क्योंकि हम बात करें कि किसी भी कंपाउंड के लिए एंगल ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन सम पैरामीटर्स, और ऐसे अगर आप डिफरेंट पैरामीटर्स पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक ही कंपाउंड के लिए फिर तो बहुत अलग अलग बात हो जाएगी। इसीलिए ध्यान देना, अगर हमें कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिफाइन करना है तो हमें एंगल ऑफ रोटेशन स्टैंडर्ड पैरामीटर्स पर फाइन करना होगा। और ध्यान देना, वो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स फिक्स्ड होंगे ताकि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी अगर किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी को स्टडी करता है तो उन स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को जब वो यूज करते हुए उसका एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड करेगा, तो हम कह सकते हैं डिफरेंट पर्सन्स में, डिफरेंट स्टूडेंट में कोई भी एक्सपेरिमेंट करें, अगर हमने पैरामीटर्स को फिक्स कर दिया तो हर बार एंगल ऑफ रोटेशन हमें क्या होगा, सेम मिलेगा। और ध्यान देना, वो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स क्या है, सुनिएगा इस बात को, वो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स क्या है, अगर आपको किसी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को स्टडी करना है, जैसे मान लो कंपाउंड ए है और मुझे अगर इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को स्टडी करना है तो मुझे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स पर एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड करना होगा। और ध्यान देना, वो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स क्या होंगे, लेंथ ऑफ द पोलैरिमीटर ट्यूब शुड बी 1 डेसीमीटर। उस केस में हम पोलैरिमीटर ट्यूब जो यूज करेंगे 1 डेसीमीटर लेंथ की यूज करेंगे, एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन शुड बी 1 ग्राम पर ml। आप ध्यान देना, अगर हमने किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए पैरामीटर्स अगर हमने स्टैंडर्ड बना लिए, मतलब अगर हमने पैरामीटर्स को फिक्स कर दिया कि आपको पोलैरिमीटर ट्यूब की जो लेंथ यूज करना है वो 1 डेसीमीटर लेंथ की पोलैरिमीटर ट्यूब यूज करना है, और सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन जो होना चाहिए दैट शुड बी 1 ग्राम पर ml। और ऐसे केस में अगर आप एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड करते हैं और मान लेते हैं कि ये एंगल ऑफ रोटेशन हमें यहां पर जो मिला, वो एंगल ऑफ रोटेशन जो हमें मिला वो थीटा डिग्री मिला, तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो एंगल ऑफ रोटेशन मिलेगा, अगर हम स्टैंडर्ड पैरामीटर्स पर एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड कर रहे हैं तो फिर तो सभी के लिए अगर एक्सपेरिमेंट में ये फिक्स कर दिया जाए कि पोलैरिमीटर ट्यूब की लेंथ आपको 1 डेसीमीटर यूज करना है और जो कंसंट्रेशन आपको लेना है दैट शुड बी 1 ग्राम पर ml,
तो क्या हम बात कर सकते हैं, फिर तो फिक्स्ड पैरामीटर्स पर एंगल ऑफ रोटेशन जो मिलेगा वो भी फिक्स्ड होगा, और उस फिक्स्ड एंगल ऑफ रोटेशन को ही हमने नाम दे दिया है स्पेसिफिक रोटेशन। तो ध्यान देना, व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन? स्पेसिफिक रोटेशन इज दैट एंगल ऑफ रोटेशन, ध्यान देना मैं टर्म डिफाइन कर रहा हूं, स्पेसिफिक रोटेशन इज दैट एंगल ऑफ रोटेशन विच इज ऑब्टेन्ड when length of the polarimeter tube is 1 decimeter and concentration of solution is 1 gram per ml। इन पैरामीटर्स पर जो भी एंगल ऑफ रोटेशन आपको मिलेगा उसी एंगल ऑफ रोटेशन को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन कहेंगे। और ध्यान देना, स्पेसिफिक रोटेशन का यूज हमें करना होगा कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए, ना कि एंगल ऑफ रोटेशन। ध्यान देना, अब मैं दो टर्म्स की बात कर रहा हूं, एंगल ऑफ रोटेशन एंड स्पेसिफिक रोटेशन। देखो, एंगल ऑफ रोटेशन तो एक वो एंगल ऑफ रोटेशन होगा, वो एंगल होगा जो आपने किसी भी पैरामीटर पर फाइंड किया है, लेकिन जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो आप रैंडमली अपने अकॉर्डिंग पैरामीटर्स नहीं ले सकते। स्पेसिफिक रोटेशन में तो फिक्स है, आपको पोलैरिमीटर ट्यूब की लेंथ 1 डेसीमीटर रखना है और जो कंसंट्रेशन आपको लेना है वो 1 ग्राम पर ml लेना है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ रोटेशन मे बी वेरिएबल फॉर अ कंपाउंड, वो तो चेंज हो सकता है पैरामीटर चेंज होने के साथ में, लेकिन किसी भी कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन जो होगा वो फिक्स रहेगा, बिकॉज दैट इज ऑब्टेन्ड ऑन फिक्स्ड पैरामीटर्स, ऑन स्टैंडर्ड पैरामीटर्स, और वो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स ये हैं। और इन स्टैंडर्ड पैरामीटर्स पर जो भी एंगल आपको मिला उसी एंगल को हमने नेम दिया है स्पेसिफिक रोटेशन। और ध्यान देना, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी अलग होता है। स्पेसिफिक रोटेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने आपसे कहा देखो 4 पैरामीटर्स होते हैं जो एंगल ऑफ रोटेशन को अफेक्ट करते हैं। लेंथ ऑफ द पोलैरिमीटर ट्यूब जो हमने स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में फिक्स कर दिया है 1 डेसीमीटर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वो भी हमने फिक्स कर दिए 1 ग्राम पर ml, और जिस टेम्परेचर पर हमने एक्सपेरिमेंट किया और जिस वेवलेंथ की हमने लाइट यूज की है वो यहां पर हम मेंशन कर देंगे। और इन पैरामीटर्स पर जो हमने एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड किया है उस एंगल ऑफ रोटेशन को हम कहेंगे स्पेसिफिक रोटेशन। सो व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन? ध्यान देना, व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन? The specific rotation is that angle of rotation which is obtained when length of the polarimeter tube is 1 decimeter and concentration of solution is 1 gram per ml। और ध्यान देना, मैथमेटिकली अगर आप स्पेसिफिक रोटेशन को डिफाइन करते हैं तो इसे हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, देखो ध्यान देना, थीटा ऑब्जर्व, तो देखो थीटा तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ रोटेशन होगा जो किसी भी पैरामीटर पर फाइंड किया हुआ होगा, लेकिन अगर आप थीटा लैम्डा टी मतलब वेवलेंथ ऑफ द लाइट और टेम्परेचर मेंशन करने के साथ में बात कर रहे हैं तो फिर वो हो जाएगा स्पेसिफिक रोटेशन। और देखो मैथमेटिकली अगर स्पेसिफिक रोटेशन को मुझे डिफाइन करना है तो ध्यान देना, आप सोचिए अगर पोलैरिमीटर ट्यूब की लेंथ 1 हो, 1 डेसीमीटर हो, और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर 1 ग्राम पर ml हो, ध्यान देना ये दोनों अगर पैरामीटर्स यूनिट हो जाएं, 1 हो जाएं, तो इन दोनों के 1 होने पर जो भी एंगल ऑफ रोटेशन आपको मिलेगा, जो भी एंगल ऑफ रोटेशन आप ऑब्जर्व करेंगे उसी एंगल ऑफ रोटेशन को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन कहेंगे। तो ध्यान देना, इन दोनों की वैल्यू अगर आप 1 पुट करें, इन दोनों की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर दें तो जो एंगल ऑफ रोटेशन आपको मिलेगा उसी एंगल ऑफ रोटेशन को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन। और क्या मैं कह सकता हूं, स्पेसिफिक रोटेशन जो है दैट विल बी अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड, क्योंकि आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो कंपाउंड के लिए वेरिएबल नहीं होगा, वो हर कंपाउंड के लिए फिक्स होगा, क्योंकि ये वो एंगल ऑफ रोटेशन है जो हमने स्टैंडर्ड पैरामीटर्स पर फाइंड किया है, और वो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स ये होंगे। और आप सोचिए, अब आप खुद सोचिए, अब आप खुद डिसाइड करें कि अगर आपको कंपाउंड की ऑप्टिकल पावर को, ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिफाइन करना है तो आप एक जनरल एंगल ऑफ रोटेशन से डिफाइन करेंगे या स्पेसिफिक रोटेशन से? तो आंसर है स्पेसिफिक रोटेशन, क्योंकि जनरल एंगल ऑफ रोटेशन तो एक ही कंपाउंड के लिए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक रोटेशन तो हर कंपाउंड के लिए फिक्स हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट स्पेसिफिक रोटेशन।